हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय मंदराल है। वेलकम टू इस चैनल। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम ग्रैंड विटारा के ऑनर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये इस कार के साथ उनका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो ये कार लॉन्च हुई थी इंडिया में 2022 में और इस कार को 3 साल इंडिया में पूरे हो चुके हैं और 3 साल के अंदर ये कार बिक चुकी है 3 लाख से ज़्यादा। और इस कार का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है क्रेटा। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो इस सेगमेंट में मारुति ने एक और कार लॉन्च कर दी है जिसका नाम है मारुति विक्टोरिस। तो अब मारुति की ओर से 2 कारें compete करेंगी अपने मेन कॉम्पिटिटर क्रेटा से। तो देखो, ग्रैंड विटारा इस टाइम पे बिकती है 6,000 से 7,000 पर मंथ और जो इनका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो क्रेटा वो 15,000 16,000 बिकती है। तो इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप है और मारुति वालों ने वो जाना भी है। तो इसीलिए जो उनकी न्यू कार आ रही है तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्रेटा को टक्कर दे पाएगी। चलो, दे पाएगी या नहीं दे पाएगी वो तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो अब मारुति के पास ग्रैंड विटारा भी है और विक्टोरिस भी है। तो कहीं ना कहीं अब कंज्यूमर के पास 2 ऑप्शन आ गए और हो सकता है इस कार की सेल्स अब कम हो जाए। तो क्विकली अब आपको मैं दिखाता हूँ इस कार में आने वाले फीचर से। तो इस कार का जो इस टाइम पे एक्स शोरूम प्राइस है वो है 10,77,000। तो जीएसटी कट से पहले इस कार का प्राइस था 11,40,000 लगभग। तो लगभग 40-50 हज़ार का फायदा है अब इस कार को खरीदने में। और अगर मैं ऑन रोड की बात करूं तो ये लगभग आपको पड़ेगी 12.5 लाख। तो अगर फ्रंट की बात करूं तो DRL मिलते हैं यहाँ पे जो काफ़ी प्यारे लगते हैं और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग दी गई है। हेलोजन लाइट आती है। तो जैसे कि ऑनर से बात करी थी तो इस लाइट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो उन्होंने इसकी लाइट को चेंज कर दिया है। तो इन्होंने अभी LED बल्ब लगाया है इस कार के साथ। 17 इंच के टायर आते हैं इस कार के साथ बेस वेरिएंट से। बाहर से ORVM में ही आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है और क्योंकि ये पुश स्टार्ट के साथ आती है तो यहाँ पे आपको सेंसर दिया गया है जिसको प्रेस करने के बाद आप कार को अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि की आपकी जेब में होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का है जो कि खराब रास्तों में आपका अच्छे से काम आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे रूफ रेल दिया गया है जो इस कार के जो लुक को और भी बेहतर कर देता है। ये है शार्क फिन एंटीना, बेस वेरिएंट से इसमें इस कार के साथ आया हुआ है और स्पॉइलर दिया गया है यहाँ पे। तो रियर की बात करें तो देखो, एक तो ये बॉक्सी लुक के साथ आती है तो ये बेहतरीन लगती है। तो यहाँ पे स्पॉइलर है और ग्रैंड विटारा की बैजिंग दी गई है। दो ये कनेक्टेड टेल लाइट का ऑप्शन है लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है क्योंकि बेस वेरिएंट है। ये खाली रिफ्लेक्टर है यहाँ पे और यहाँ पे टेल लाइट, यहाँ पे 3 लाइटें जलेंगी। इसके अलावा 4 सेंसर लगे हैं जो कि पार्किंग के टाइम काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो काफ़ी सामान आ जाएगा इस कार में आपके। तो एक फैमिली के लिए एक अच्छी कार है। तो बड़े बड़े 2-3 सूटकेस तो मुझे लग रहा है आसानी से इस कार में आ जाएंगे। हाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है और लेग रूम भी अच्छा है और हेड रूम की बात करें तो वो भी अच्छा मिलेगा। ओवरऑल स्पेस की बात करूं तो 3 लोग बैठ जाएंगे इसमें लेकिन 2 लोग आराम से बैठेंगे। और रियर में AC वेंट है यहाँ पे। चार्जिंग की सुविधा इसमें नहीं है क्योंकि, और हेडरेस्ट दिए गए हैं तीनों सीटों के साथ। और इसके अलावा रियर में वैसे बहुत कुछ दिखाने को है नहीं। हाँ, यहाँ पे 2 लाइट दी गई हैं पीछे के साइड में और फ्रंट में भी है और यहाँ पे आर्म रेस्ट का ऑप्शन है। तो इस कार में कंफर्टेबल राइड होने वाली है। तो सबसे अच्छी बात इस कार की, जो ये ड्राइवर सीट है ये हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ आती है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इस सीट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। हेड रूम है वो ठीक ठाक है। अगर आप 6 फीट के भी होंगे तो आप आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ऊपर से जो सीट है हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ है तो आप नीचे कर सकते हैं, तो वो दिक्कत है नहीं। इसके अलावा जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो नॉर्मल मारुति का जैसा आता है उसी टाइप का है लेकिन अच्छा लग रहा है। उतना मतलब वैसा नहीं है जैसे कि स्विफ्ट इनकी जो बजट कारों के साथ आता है उस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है। तो देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 32,000 से ज़्यादा ये कार चल गई है और 19 का एवरेज
यहाँ पे शो हो रहा है इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में। पता नहीं लोग इतना माइलेज कैसे निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग तो बलिनो स्विफ्ट में भी इतना माइलेज निकाल नहीं पाते। हालांकि जैसे कि उन्होंने बताया कि इनका हाईवे में ज़्यादा चलना होता है, तो बहुत ही बढ़िया एवरेज दे रही है। तो भाई इतना माइलेज अगर पेट्रोल कार दे देगी तो लोग सीएनजी क्यों खरीदेंगे। बाकी हाईलाइट में जल्दी से बता देता हूँ। देखो, पुश स्टार्ट बटन है, ऑटोमेटिक एसी है, पीछे एसी वेंट दिया गया है, और इसके अलावा जो स्टीयरिंग है उसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, वॉल्यूम कम करना, ज़्यादा करना। बाकी यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं, पावर विंडो के ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी अगर सॉफ्ट टच की बात करूँ तो देखो यहाँ पे इन्होंने सॉफ्ट टच दिया गया है, और यहाँ पे इंटीरियर में ड्यूअल टोन इंटीरियर है, और ये इस तरह का ये इंसर्ट किया गया है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और बाकी हाँ, काम के फीचर मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में ग्रैंड विटारा के। अगर आप भी इस कार को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत कुछ आपको मारुति दे रही है। बस आपको एक स्पीकर बाहर से लगाने पड़ेंगे, और आपको ये स्क्रीन बाहर से लगानी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें काम के सारे फीचर है। इसके अलावा रियर कैमरा लगाते हैं, जो जिससे कि पार्किंग में आसानी मिल जाती है। तो आपको 2-3 चीज़ें ही लगानी पड़ेंगी, और इनको लगाने के बाद ये कार को कोई बोल नहीं सकता कि ये बेस वेरिएंट है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे जो वैनिटी मिरर के साथ ऑप्शन आ रहे हैं, ड्राइवर साइड भी और ये भी, और ये मैनुअली है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो देखो, यहीं से आप जो OREM को मैनेज कर सकते हो। तो बेस वेरिएंट में देखा होगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो जो ये टर्न इंडिकेटर है ना, यहाँ पे ये आपको आगे फेंडर में दिखता है, खासकर जो बेस वेरिएंट आती है। तो इसमें इतना इन्होंने OREM में ही टर्न इंडिकेटर दिया गया है, तो ये भी पता ही नहीं चलेगा भाई ये बेस वेरिएंट है या फिर टॉप वेरिएंट है। इस कार के साथ आता है 1500 सीसी का इंजन, जो कि 102 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 139 Nm का टॉर्क। तो ये इंजन इनकी और भी कारों में आता है, जैसे कि ब्रेजा, XL6 और अर्टिगा। तो ये इंजन जाना जाता है अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए। इस कार को 3 साल पूरे हो गए, तो अब हो सकता है अगले साल तक इस कार का भी फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाए। तो चलिए आपको मिलाते हैं इस कार के ऑनर से। तो ये है इस कार के ऑनर रविंदर जी। सर थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया। तो सर सबसे पहले ये बताइए, आप ये किस कार को आप कितना चला चुके हो और आपने कब खरीदी थी? ये मैंने अप्रैल 2024 में परचेज़ की थी गाड़ी, और लगभग इसको मैं 32,000 किलोमीटर रनिंग है मेरी अभी तक टोटल इसकी। ओके, तो आपने 1.5 साल में इसको 32,000 किलोमीटर चला दिया है। तो सर आपने इस सेगमेंट में और भी कार आती है, जैसे क्रेटा लोग बहुत खरीदते हैं। अब जैसे मैंने बताया, इस कार की जो एवरेज सेल्स है इस टाइम पे वो 7,000 के आसपास है। जो क्रेटा है वो 14,000 15,000 पर मंथ बिकती है। तो आपने वो ऑप्शन एक्सप्लोर करा था? नहीं, वो ऑप्शन मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, मगर जो उसका क्रेटा का और लोगों के मुकाबले फीडबैक जो आया था, तो उसका मेन एवरेज का था। उसका एवरेज क्रेटा का डाउन था, इसका थोड़ा सा अप आ रहा था, तो इसलिए मैंने ग्रैंड विटारा को ज़्यादा चॉइस दिया। हाँ, अगर इस पेट्रोल वेरिएंट की बात करूं तो ये लगभग 21 का जो क्लेम्ड माइलेज है इस कार का, और क्रेटा का इतना नहीं है, और समथिंग 18-19 का क्रेटा का है। तो रियल जो सिचुएशन में है, तो ये कार कहीं ना कहीं माइलेज में उन कारों से आगे है। बल्कि मैं ये बोलूँगा कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एवरेज आप इसी कार से निकाल सकते हो। तो एवरेज आपका पहला मुद्दा था, क्योंकि जो आपका जो डेली रन है वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि 1.5 साल में 34,000 ठीक ठाक होता है। तो आपने इसके अलावा कोई कार नहीं देखी, तो या फिर आपका प्लान था कि सीधे ग्रैंड विटारा देखिए आपने? मेरा प्लान था कि इसका जो एक मॉडल आता है फ्रांस, फ्रांस देखने गया था शोरूम पे। मगर जब मैंने देखा कि वहीं पे ग्रैंड विटारा खड़ी थी, वहीं पे फ्रांस खड़ी थी, तो हाइट वाइज, लुक वाइज मेरे को फ्रांस से ये बेटर लगी। हाँ, फ्रांस भी कहीं ना कहीं उसका जो फ्रंट लुक आता है, जैसे लगता है कि ग्रैंड विटारा का एक रूप है वो। तो आपका मतलब फ्रांस के लिए आपके पास बजट कितना था उस टाइम पे? नहीं, बजट, क्योंकि ये तो थोड़ा ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, मतलब 2 सेगमेंट ऊपर चले गए, तो बजट कितना लेके चल रहे थे? नहीं, मेरा बजट यही था कि 10 लाख के आसपास था। मैं फ्रांस में भी ऑटोमेटिक देख रहा था। मगर जब मैंने देखा कि ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल है, मेरे को जो फ्रांस में फीचर्स जो मिल रहे थे वो भी ग्रैंड विटारा में मतलब बेस मॉडल में ही मेरे को मिल जा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा अपना बजट अप कर लूँ। तो इसमें एक चीज़ बता दूं, ये है सिग्मा वेरिएंट, तो ये बेस वेरिएंट है।
तो मारुति वालों ने एक चीज तो सही करी है, देखो बेस वेरिएंट है, फिर भी इसमें 3 चीजें जो मेरे को अच्छी लगी वो ये है कि इसमें पुश स्टार्ट बटन आता है, ठीक है। और दूसरा जो टायर है इसके वो 17 इंच के आते हैं, जबकि क्रेटा में पुश स्टार्ट नहीं आता है, 17 इंच के टायर भी नहीं आते बेस वेरिएंट में, और ऑटोमेटिक एसी आता है। वो क्रेटा जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है, ये चीज मिसिंग है। तो मतलब ये है कि इस कार को आप अगर बेस वेरिएंट भी उठाते हो तो एसी मिल रहा है आपको ऑटोमेटिक, ठीक है, पुश स्टार्ट बटन मिल रहा है। देखो एक 12-13 लाख की कार आप खरीद रहे हो तो थोड़ा सा ये ना फैंसी जो फीचर होते हैं ना, ये तो चाहिए होते हैं। तो ये बात बढ़िया है। और बाकी आपको आपने म्यूजिक वगैरह आप बाहर से लगाया या फिर आपने वहीं पे लगाया था जहाँ से खरीदी थी? एक्चुअली क्या थी, ये गाड़ी शोरूम पे सिग्मा ही खड़ी हुई थी डिस्प्ले में, और इसमें म्यूजिक वगैरह उन्होंने ऑलरेडी किसी कस्टमर के लिए लगवाए थे या अपने शोरूम्स के लिए लगाए थे, ये नहीं पता मेरे को। मुझे लगे हुए दिए उन्होंने, सारा कुछ लगा, सारा लगा हुआ दिया था मेरे से। एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने कुछ नहीं लिया इस चीज का। ओके, तो आपको गाड़ी कितने की पड़ी थी? मेरे को ये गाड़ी पड़ी 12,40,000 रुपए। 12,40,000 रुपए। सर एक ना आजकल इंटरनेट में भी एक मुद्दा आपने भी सुना होगा कि अभी ना जो पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलके आ रहा है, तो इस गाड़ी में, हालांकि ये गाड़ी मेरे को लगता है E20 कंपेटिबल होगी, तो इसमें अभी रिसेंटली आपको माइलेज वगैरह कम लगा? ऐसा कुछ नहीं, माइलेज वगैरह मुझे कुछ भी कम नहीं लगा। हाईवे वगैरह पे जो जा रहा हूँ तो ये आराम से 20-21 टच कर रही है। तो अभी हम MID भी चेक किया था मैंने, तो उसमें 19 का दिखा रहा है। तो आपका जहाँ तक हाईवे पे चलता होगा, लोकल हाईवे का है, लोकल हाईवे का कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत जाम मिलता होगा, मोस्टली आपको खुला मिलता है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में हम इस टाइम पे, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ कम जाम है। हाँ, तो अगर मतलब आप बोल रहे हो हाईवे में आपको 19 का माइलेज मिल जाता है, और थोड़ा सा जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह रहता है वहाँ पे 16-17 का मिल जाता है। तो सर आपने कभी मतलब टैंक टू टैंक नापा आपने? मैंने बहुत सारे लोगों को लगता है जब भी निकाला है वो टैंक टू टैंक ही निकाला है। कभी अच्छा, टैंक टू टैंक करा। हाँ, और मैं कभी भी जब गाड़ी फुल कराता हूँ तो फुल ही कराता हूँ, कभी भी टुकड़ों में पेमेंट नहीं डलवाता। क्योंकि बहुत सारे लोग ना मतलब आपने अच्छी बात है कि आपने टैंक टू टैंक कराया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब वो आइडियन बता देते हैं कि इतना माइलेज मिल रहा है, इतना माइलेज मिल रहा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा भी बता देते हैं, बट आपने किया है तो बढ़िया है। मैंने तो किया हुआ है। बाकी आपका MID भी प्रूव कर रहा है। तो आपको ना MID की आप फोटो देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 19 का एवरेज इस कार में अभी दिखा रहा है MID पे, और सर ने टैंक टू टैंक नापा दिया, तो ये बहुत अच्छा माइलेज दे रही है। इतना तो मतलब एक होती है ना एक छोटी कार, मतलब वेन्यू ले लो, ब्रेजा ले लो, या फिर मैं I20 ले लो, उनमें भी इतना माइलेज नहीं मिलता है। मैंने देखना ये था कि मैं पहले कोशिश ये कर रहा था कि इसके CNG मॉडल लूं। ओके, मगर जब मैंने वेरिएशन देखा तो वो 1.5 लाख रुपए का वेरिएशन है, और इसके एवरेज वाइज अगर देखता हूँ तो वो 1.5 लाख रुपए 10 साल में जाके पूरे होंगे मेरे। तो मैं 1.5 लाख रुपए क्यों 10 साल के लिए ब्लॉक करूँ? नहीं सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि 19 का एवरेज दे रही है, और CNG का मतलब नहीं बनता क्योंकि आपको ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिल रहा। दूसरा CNG में पावर का थोड़ा सा रहता है, और एक बूट स्पेस भी हमारा कैप्चर हो जाता है, तो बूट स्पेस भी मिल रहा है आपको, अच्छा खासा माइलेज भी मिल रहा है इसमें, तो इसमें तो कोई सेंस बनता नहीं था, तो आपने सही करी है। तो सर अभी तक आपने लास्ट टाइम जब सर्विस करवाई थी तो आपका कितना बिल आया था? क्योंकि बड़ी कार आप ले रहे हो तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन हो गए कि ग्रैंड विटारा का कितना खर्चा आता है। जो मैंने अभी करीब 1 महीना पहले इसकी सर्विस करवाई है, तब मेरा बिल आया था करीब 6200 रुपये। 6200 रुपये, तो बहुत सारे 6200 बहुत कम है, ठीक है, अच्छा है, बहुत ही कम ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ हुंडे के ऑनर थे जैसे कि i10 नियोस और i20, तो उन्होंने बोला कि 9 से 10 हज़ार हम पे कर रहे हैं। इवन उनकी कार भी कम से कम 1-1.5 साल पुरानी थी, तो उस हिसाब से ये बड़ी कार है, तो बहुत ही अच्छे, मैं सस्ते में बोलूंगा मेंटेन हो जा रही है। अब यह तो कह लीजिए कि मुझे ग्रैंड विटारा की वजह से दिया है या नेक्सा के शोरूम से ही कराई है। मुझे अभी 6200 रुपये में अभी इसकी एक वॉशिंग का कूपन दिया हुआ है, और एक फ्री पूरा फुल बॉडी चेकअप का क्योंकि कूपन दिया हुआ। तो मेंटेनेंस भी एक ऐसा फैक्टर है जो जिसके लिए मारुति जानी जाती है। तो देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मारुति की कार सस्ते में ठीक हो जाती है, तो उन्होंने प्रूव भी किया, जैसे कि सर बता रहे हैं कि 6200 में इनकी कार का सर्विस हो गया था। तो ये गाड़ी चल गई है 32,000 किलोमीटर, और यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा होगा 19.5 लगभग ये दिखा रहा है। तो जैसे कि सर ने ऑलरेडी बताया कि इससे इनको हाईवे में लगभग 19 का एवरेज मिलता है, और वैसे जहाँ पे ट्रैफिक रहता है
तो 16 का मिलता है, क्योंकि इनके साइड में ट्रैफिक कम है। ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। अगर दिल्ली जैसी जगह पे सर अगर चलाओगे तो मेरे को लगा 13-14 तो वहां पे भी निकाल लेगी। नहीं नहीं, 16 के आसपास, 15-16 आराम से निकालेंगे गाड़ी। तो सर आप थोड़ा से चलाने का तरीका तो सर आपका मतलब आप इससे एकदम पुश नहीं करते हैं, आप एक जेंटली चलाते हैं। जेंटली मैं इसको चलाता हूँ आराम। और एसी का परफॉर्मेंस, जैसे कि मारुति की कारों में एसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो इसका कैसा है? एसी बहुत बढ़िया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर एक जैसे कि इस सेगमेंट में बाकी जो कार आते हैं ना, उसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, इसमें 5 स्पीड का आता है। तो हाईवे में जब चलते हो तो वहां पे आपको फील होता है कि मैं छठा गियर होता है तो थोड़ा सा और गाड़ी मेरा थोड़ा और ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कि छठा होना चाहिए। वो तो बहुत ज्यादा हाई पावर गाड़ी है, उनके लिए छठा गियर होना है। जैसे आप चले जाइए, स्कॉर्पियो हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, या उन गाड़ियों के लिए महसूस होती है कि हाँ वहाँ छठा गियर की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इसमें जैसे कि ब्रेजा में भी यही इंजन आता है, तो आपने सर ब्रेजा चलाई है पेट्रोल में? पेट्रोल में ब्रेजा चलाई है, उसके मुकाबले थोड़ा सा इसमें पिकअप का हल्का सा आपको लगता है, महसूस होती है। तो वैसे और अच्छा, एक बहुत सारे लोगों का ना एक ये रहता है कि इस कार में ना जैसे हाईवे में आपको अगर एक तेजी से एक्सेलरेट करना हो या तेजी से आगे जाना हो तो वहां पे एकदम से आपको उतना पावर नहीं मिलता है। तो आपने फील किया या आपने? वो हल्का सा महसूस होता है। तो आपने इसको मैक्सिमम कितनी स्पीड में चलाया हुआ है अभी तक? मैडम ये 145 चले हो? तो वो कहाँ पे गए वैसे? इतनी स्पीड से चलाना नहीं चाहिए। नॉर्मल में उस पे गया था ताज हाईवे पे। ओके, ताज हाईवे वहाँ पे, हाँ। वहाँ पे चलाया। तो अभी मैं इस कार को चला के देखता हूँ कैसा फील करवाती है। तो जो इसका स्टीयरिंग है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक ऑप्शन के साथ आता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसको आप अपने कंफर्ट के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो बेस वेरिएंट में ये भी बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। बाकी अब चलाते चलाते बात करते हैं। तो देखो, कार बहुत ही साइलेंट कार है और आपको एसयूवी है तो लगेगा कि आप एक ऊंची कार में बैठे हैं। और फ्रंट में आपको बोनट भी अच्छा विजिबल होता है। तो इवन मैं ग्रैंड विटारा पहली बार चला रहा हूँ, मैंने इससे पहले ब्रेजा चलाई है। तो क्योंकि मारुति का ना एक चीज सही है कि गियर बॉक्स, क्लच, ब्रेक और ये स्टीयरिंग का जो फीलिंग है ना वो सिमिलर ही रहता है। तो मतलब आप इस कार में अगर आप छोटी कार से भी, किसी मारुति की छोटी कार से भी आप बड़ी कार में अगर आप जाते हैं तो आपको एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मुझे भी ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है। मैंने इससे पहले स्विफ्ट चलाई है ज़्यादा, तो मैं इसमें एकदम से एडजस्ट हो गया हूँ। और बाकी जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ब्रेजा से, हाँ जैसे कि मुझे भी इसमें थोड़ा सा पावर हल्का सा मुझे कम लगा ब्रेजा से, खासकर जब मैं इस कार को उठा रहा था, मतलब इनिशियल सेकेंड गियर में जब मैं इसको आगे पुश कर रहा था तो मुझे लगा कि ब्रेजा के मुकाबले थोड़ा सा पावर कम लगा। लेकिन अभी मैं थर्ड गियर में चला रहा हूँ तो अभी ऐसा कहीं भी फील नहीं आ रहा है, मतलब मुझे इनफ पावर मिल रहा है। तो सर ये अब इसमें 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है इस कार के साथ, तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें मेरे को। पहले क्या था कि और जो गाड़ियां हैं बम्पर बीच में क्या बोलते हैं, मतलब जो ब्रेकर आते हैं बड़े आते हैं बड़े, हाँ। उस पर सोचना पड़ता था। हाँ, जैसे कि आपके पास होंडा सिटी है, आराम से उतारनी पड़ती थी। हाँ, तो इसमें ये टेंशन है नहीं क्योंकि 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये जितने भी बड़े बड़े ब्रेकर हो तो उनमें से ये आसानी से निकल जाता है। देखो हमारे आगे इतना बड़ा ब्रेकर है, तो अगर इवन कोई छोटी कार होती तो थोड़ा सा डर लगता है कि नीचे से लग जाएगा, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो ये है एसयूवी का फायदा। बाकी बहुत ही साइलेंट कार है और केबिन में देखो टायरों की आवाज आ रही है, वैसे मुझे बाकी आवाज ऐसी कुछ लग नहीं रही है। और स्टीयरिंग का फीडबैक भी अच्छा है, बहुत ही लाइट स्टीयरिंग है इसका। तो देखो इतने बड़े बड़े ब्रेकर आ रहे हैं इस रास्ते में, तो यहाँ पे जो छोटी हैचबैक है उनको आपको
प्यार से निकालना पड़ेगा, लेकिन इस कार के साथ ऐसा नहीं है। तो सर आपने कहाँ कहाँ इस कार के साथ गए हो, कभी ट्रिप पे मारा है, पहाड़ वगैरह में गए हो इसको लेके? मैं इससे आपके अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, ओके, उस साइड में इससे गया हूँ। नहीं ये तो उस टाइप पहाड़ हैं, प्रॉपर पहाड़ हैं। मैं एक्चुअली मैंने ये गाड़ी नहीं चलाई नहीं चलाई। आप ज्यादातर मैं सिटी में या हाईवे में ही ज्यादा चलाई है। तो देखो अभी हमें थोड़ा सा खाली रोड मिली है, तो मैं अभी चौथे गियर में हूँ, तो मैंने स्विफ्ट ली। तो मारुति की कारों में ये भी बहुत अच्छा है, गियर शिफ्टिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। इवन सिटी में भी चलाओगे तो बहुत ही लाइट गियर बॉक्स के साथ इनकी कारें आती हैं। कोई सस्पेंशन अभी देखिए 1.5 साल मुझे हो गए चलाते मुझे किसी तरीका की कोई सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं, स्टीयरिंग से संबंधित कोई समस्या नहीं, ओवरऑल गियर में कोई डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीका से, बहुत स्मूथ गियर डालते हैं इसको। ओके, तो अभी तक इसमें कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे अगर मैं कोई भी छोटी प्रॉब्लम आई, चाहे कोई मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है ना कार में, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लग जाती है, किसी में साल में, किसी में 2 साल में, किसी में 5 साल में। तो आपने कभी ऐसा फील किया कोई भी छोटी? मैंने कोई अभी तक इसमें कोई कमी नहीं फील करी। ओवरऑल ये आपके बारिश में तो ये बहुत पानी में निकली है। तो सर अभी तक आपको अगर मैं पूछूं कि इस कार में आपको क्या चीज खराब लगी, तो आप कुछ भी चीज है, कोई छोटी चीज है वो, चाहे आपको इंटीरियर में आपने कोई और कार थोड़ा सा बस मेरे को महसूस जो हुआ इसका इंटीरियर हल्का सा डाउन महसूस हुआ। ओके, ओवरऑल इंटीरियर अगर इसमें मारुति थोड़ा सा और प्रीमियम कर देती है तो इस गाड़ी की वैल्यू बहुत अच्छी सेल निकलेगी उन लोगों को। हाँ नहीं, हाँ ये तो आपने सही पॉइंट बोला, क्योंकि एक इंटीरियर ही है, उसके कारण ये कार की सेल्स जो इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है क्रेटा से अगर मैं कंपीट करता हूँ या फिर कंपेयर करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इंटीरियर में ये मार खाती है। अगर मारुति ने इसके इंटीरियर को सही कर दिया तो अभी, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, तो हो सकता है अगले साल तक ये प्लानिंग भी कर रहे होंगे इसका फेसलिफ्ट लाने की, तो मे भी हो सकता है ये इशू वो रिजॉल्व कर दे। और थोड़ा सा जैसे नाम है ना इसका ग्रैंड विटारा, तो इसका इंटीरियर भी ग्रैंड होना चाहिए। इस टाइम पे जो ग्रैंड विटारा जो बिक रही है उसमें 6 एयरबैग आ रहे हैं बेस वेरिएंट से। तो जब आपने 2024 में ये कार ली थी तो उस टाइम पे 2 ही एयरबैग हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें उस टाइम पे भी 6 एयरबैग होने चाहिए, या मतलब आप सेफ्टी को कितना प्रायोरिटी देते हो? क्योंकि इस कार का भी कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। हालांकि इसकी जो नई कार आई है मारुति विक्टोरिस, वो भी सेम प्लेटफॉर्म में बनी है, उसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कार को भी अगर मारुति क्रैश टेस्ट करवाती है तो इसको भी 4 स्टार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं, सेफ्टी तो देखिए मेन तो सेफ्टी है, मगर जब ये हमारा बजट ही इतना है कि हम लोग उसमें 2 एयरबैग की ही गाड़ी खरीद सकते हैं, तो हम लोगों को उधर सोचना भी नहीं है। फिर दूसरा अपना ड्राइविंग के ऊपर है कि हम लोग कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं। हाँ नहीं ये तो है, क्योंकि जो ऐसा नहीं है कि 6 एयरबैग आगे आप गाड़ी एकदम सेफ होगी। अगर आप सेफली ड्राइव करते हो तो तभी आपकी कार सेफ है। इवन आपकी कार 6 एयरबैग भी आ जाए उसमें, तो अगर आप सही से कार नहीं चलाते हो तो वो 6 एयरबैग भी आपके काम नहीं आएंगे। तो लेकिन ये बात सर अच्छी है कि अब मारुति इस कार में ग्रैंड विटारा में बेस से 6 एयरबैग दे रहा है। तो अभी कोई न्यू बार ग्रैंड विटारा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको आप 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से मिलेंगे। तो एक चीज है सर, जो इस कार का जो बाहर का डिजाइन है, अगर इसका फ्रंट लुक ले लो, डीआरएल देख लो या फिर रियर लुक ले लो, तो बहुत ही शानदार है। तो कहीं ना कहीं मारुति अगर इसका इंटीरियर को भी उसी तरीके से बना देती ना, तो सर सोने में सुहागा हो जाता। तो बहुत सारे लोग इस कार को पसंद करते हैं। हालांकि अच्छी खासी बिक रही है, 6-7 हजार कम नंबर नहीं है, लेकिन ये कार उससे भी ज्यादा बिकती है। तो सर आप एग्री करते हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल। तो थैंक यू सर, आपसे बात करके हमें बहुत मजा आया। तो सर आप कितना टाइम तक इस कार को रखोगे अब? सर जब तक ये आराम से मुझे परेशानी नहीं कर रही है तब तक मैं इसको रखूंगा। ओके, तो मतलब 15 साल इसको चलाओगे? मेरे पे इससे पहले होंडा सिटी थी, वो मैंने पूरी 15 साल चलाई है। तो होंडा सिटी थी, तो होंडा सिटी में और इसमें कंफर्ट के मामले में तो आपको कौन सी कार अच्छी लगी? क्योंकि वो होंडा सिटी सेगमेंट दोनों अलग अलग सेगमेंट है। हाँ। सेगमेंट अलग अलग कंफर्ट, अंदर का कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। कंफर्ट लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कंफर्ट लेवल। बस मुझे सिर्फ इस गाड़ी में बस एक ही कमी लगी, क्योंकि होंडा सिटी ऑटोमेटिक थी, ये मैनुअल है।
ओके, बाकी का और कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है सर, थैंक यू Thank सो मच। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो इस कार के ओनर मुझे फुली सेटिस्फाइड लगे। और जहां तक मेरी बात है तो देखो इस कार में बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं। बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पुश स्टार्ट बटन, ऑटोमेटिक एसी, 17 इंच के टायर मिलते हैं, जो कि इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है क्रेटा, उस कार में आपको बेस वेरिएंट से नहीं मिलेंगे। हालांकि कुछ कमियां भी हैं, जैसे इंटीरियर क्वालिटी। तो इंटीरियर में अगर प्रीमियमनेस की बात करूं तो क्रेटा इसको मान दे देता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ग्रैंड विटारा की सेल्स क्रेटा से कम है। इवन अगर मैं माइलेज की बात करूं तो माइलेज भी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा आपको इसी कार से मिलेगा। हाँ, तो अगर आप भी इस कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भाई कार में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।